हाँ भैया बच्चों देखिए, अब अपन करते हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 13। और अपने बात कर रहे थे एटीपी निर्माण की प्रक्रिया। जो अपना टॉपिक था वो था एटीपी निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखिए एटीपी निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत है वो कौन सा है? रूसो-पराशरणी सिद्धांत। यानी जो सेल्स है वो किस प्रकार एटीपी की फॉर्मेशन करती है, ठीक, कोशिकाओं में किस प्रकार एटीपी बनती है, इसको समझाने के लिए जो सिद्धांत है वो है रसो-पराशरणी सिद्धांत। रसो-पराशरणी है भी, रसो-पराशरणी सिद्धांत, ठीक, कि एटीपी किस प्रकार बनती है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे हरितलवक हो, इनमें एटीपी किस प्रकार बनती है, इसको समझाने के लिए कौन सा है? रसो-पराशरणी सिद्धांत है। और ये सिद्धांत पीटर मिशेल ने प्रदर्शित किया था। ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक। अब देखिए जो एटीपी निर्माण की प्रक्रिया है ना, उसको अपने कहते हैं फॉस्फोरिलेशन। एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपने? फॉस्फोरिलेशन, ठीक। अब अगर एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है तो उसको कहते हैं अपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। और अगर हरितलवक में बन रही है तो फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो देखिए अपने बात करें रेस्पिरेशन की, और यहाँ पर अपने एटीपी जो बना रहे हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में बना रहे हैं, या अपने एटीपी निर्माण की जो प्रक्रिया यहाँ पर देख रही है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि श्वसन के अंदर जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया ही एटीपी बनाता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है तो अपने इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये किसका है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का है। और यहाँ पर एटीपी बनती कैसे है, इसे कौन सा सिद्धांत समझाता है? रसो-पराशरणी सिद्धांत, जो हरितलवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पर लागू होता है। किसने दिया था? मिशेल ने दिया था। ये मैंने आपको कल बताया था। अब यहाँ पर मैंने आपको कल दो बातें और भी बताई थी कि ये जो सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत में दो बातें महत्वपूर्ण है भी। दो बातें महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? पहली है प्रोटॉन प्रवणता, और दूसरी है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन प्रवणता इंग्लिश में कहेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट, और दूसरा प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन गतिदायी बल। तो ये दो बातें जो है ये महत्वपूर्ण है। या जो अपना सिद्धांत है ना रसो-पराशरणी सिद्धांत, ठीक, वह सिद्धांत इन दो बातों के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, या इस सिद्धांत को अपने इन दो बातों से समझते हैं, ठीक। अब देखिए इससे डायग्राम के बारे में। डायग्राम कॉम्प्लेक्स है, और ये डायग्राम आपको आपकी जो बुक्स है, जो टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, उनमें नहीं मिलेगा, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझने के लिए आसान है। आपकी किताबों में जो डायग्राम है वो सिंपल है लेकिन उसे समझा नहीं जाएगा। देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, सबसे पहले देखिए ये है क्या। ये जो स्ट्रक्चर है ये है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, यानी ये जो है ना ये है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, ठीक। यहां पर देखिए भी ये अपना कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया।
ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ना, ये किसका बनाया है? इसे इनर मेम्ब्रेन का बनाया है, इसे इनर मेम्ब्रेन का बनाया है। अब इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं अपने, ठीक। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या होता है? अभी इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ क्या है? ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंतः झिल्ली होती है ना, वो वलित हो जाती है और अंगुली नुमा प्रवर्ध बनाती है, जिनको अपने कहते हैं क्रिस्टी। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक। अब जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ कौन है? मैट्रिक्स है। कौन है? मैट्रिक्स। तो ये रहा मैट्रिक्स, यानी ये इनर मेम्ब्रेन होगी। और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो भाग है, यानी वो कौन है? मैट्रिक्स है, ये रहा। और फिर बाहर की तरफ है आउटर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये इनर मेम्ब्रेन मान लीजिए, ठीक। आउटर मेम्ब्रेन भी है जो यहाँ पर सोने की गई है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है मैट्रिक्स। अब देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है, जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो आंतरिक सतह, इनर मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह पर टेनिस के रैकेट जैसी, टेनिस के रैकेट, ये जो टेनिस का बल्ला होता है, टेनिस खेलते हैं, उसके जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। टेनिस के रैकेट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये रही, ये, ठीक। ये दिख रही है ना आपको? ये इन संरचना को अपने क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। यहां पर मैंने ऑक्सीसोम को थोड़ा बड़ा बना दिया है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये पूरा ऑक्सीसोम है, ठीक। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो आंतरिक सतह है, वहां पर टेनिस के रैकेट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको अपने कहते हैं ऑक्सीसोम, ठीक। यहाँ पर काफी छोटा है ये चित्र में ऑक्सीसोम, ये है जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्सीसोम है। और इसका काम क्या होता है? एटीपी बनाना है, एटीपी यही बनाती है। और इस ऑक्सीसोम के दो भाग हैं, ठीक। कितने भाग है? दो। जो इनर मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में जो धसा हुआ भाग है ना, इसको कहते हैं अपने F0। क्या कहते हैं? F0। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में ऑक्सीसोम का जो भाग धसा हुआ है उसको कहते हैं अपने F0, या इसको कहते हैं स्टाक वृंत। और जो उभरा हुआ है या जो बाहर निकला हुआ है, ठीक, जो मैट्रिक्स की ओर बाहर निकला हुआ है, उसको कहते हैं अपने F1 या हेड, ठीक, हेड। F0 कह लो या स्टाक कह लो, जो अंदर धसा हुआ है, और जो बाहर निकला हुआ है उसको F1 या हेड। अब देखिए ये जो F1 है, ये F1 जो है ये एक एंजाइम की भांति काम करता है। उस एंजाइम का नाम है एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज, एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज। और यह एंजाइम क्या करता है? यह इन दोनों को जोड़कर एडीपी और पीआई यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर क्या बनाता है? एटीपी बना देता है। जब यह एंजाइम एक्टिव होगा तो इन दोनों को जोड़कर एटीपी बना देगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीसोम के बारे में हो गया। अब देखिए आगे, मैंने आपको बता दिया कि ये जो है डायग्राम, ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन का है, ठीक। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एटीएस के घटक कहाँ पर स्थित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः झिल्ली है, और यहाँ पर ये एटीएस के घटक आप देख रहे हो, ये एटीएस के घटक है। अभी ये सारे क्या एटीएस के घटक है।
देखिए होगा क्या, एटीएस किस प्रकार काम करता है वो देखिए। तो आपको तो पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो चित्र है ये किसका है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन का, ठीक। और यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में कौन है, एटीएस के घटक है, ठीक। देखिए NADH प्लस H पॉजिटिव इसका ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि एटीएस में यही होता है, जो भी अपचित कोएंजाइम्स है उनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और इनका निर्माण कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस और स्क्रैप चक्कर में, ठीक है। ये अपचित कोएंजाइम बनते हैं, ठीक। ये आपने देखा भी है, बताया था मैंने आपको। देखिए NADH प्लस H पॉजिटिव है, इसका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, NAD पॉजिटिव, NAD पॉजिटिव, ठीक। और साथ में 2H पॉजिटिव, चलो ये भी दिखा देते हैं अपने, 2H पॉजिटिव। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन एटीएस में एंटर नहीं करते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर रहेंगे, मैट्रिक्स में, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटीएस में एंटर करेंगे। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा NAD पॉजिटिव, एक बनेगा 2H पॉजिटिव, और क्या मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटीएस में एंटर कर जाएंगे, प्रोटॉन एटीएस में एंटर नहीं करेंगे, वो मैट्रिक्स की तरफ ही पड़े रहेंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं, ठीक, क्योंकि इसके एक अणु के ऑक्सीकरण से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है FMN से आयरन सल्फर प्रोटीन पर आएंगे, और वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे, कोएंजाइम Q पर। FeS आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, कोएंजाइम Q पर आएंगे, और इधर मैट्रिक्स से क्या आएंगे, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्लस कोएंजाइम Q क्या बनेगा, अपचित कोएंजाइम Q। ये ऑक्सीकृत कोएंजाइम Q है और ये अपचित कोएंजाइम Q, ठीक। अब देखिए इस अपचित कोएंजाइम Q का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, कोएंजाइम Q। ये अपचित कोएंजाइम Q है, इसका ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकृत कोएंजाइम Q बनेगा। तो जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता ही है एटीएस में आगे बढ़ेंगे, ये एटीएस का एक घटक हो गया, साइटोक्रोम जिसे अपने कहते हैं, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो आगे एटीएस में ट्रेवल करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6, फिर यहाँ पर, फिर इस तरह आगे बढ़ेंगे, और प्रोटॉन्स इधर फेंक दिए जाएंगे, या प्रोटॉन इधर पंप कर दिए जाएंगे, किसकी तरफ, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ, ठीक। ये बात। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम C1 और फिर साइटोक्रोम C, ठीक। फिर वहाँ से साइटोक्रोम A3 और फिर अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम A और बाद में A3, और जो A3 में जो आयरन कॉपर सेंटर है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक। साइटोक्रोम A और A3 में मैंने आपको बताया था आयरन कॉपर सेंटर होता है, ठीक है। तो इसमें भी आयरन कॉपर सेंटर है, तो साइटोक्रोम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A के आयरन कॉपर सेंटर में आते हैं, फिर वहाँ से साइटोक्रोम A3 के आयरन कॉपर सेंटर में आएंगे, और फिर वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, ऑक्सीजन पर आएंगे, और साथ में प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन, प्रोटॉन्स मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन किसकी भांति काम कर रही है, अंतिम ऑक्सीकारक। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रेवल कर रहे हैं वो अंत में कहाँ पर पहुँचेंगे,
ऑक्सीजन पर, यानी ऑक्सीजन अंतिम ऑक्सीकारक है। ठीक, तो देखिए बात ये है कि NADH के ऑक्सीकरण से इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ये बनेंगे। ठीक, प्रोटॉन तो यहीं पर रहेंगे मैट्रिक्स की तरफ, और इलेक्ट्रॉन ETH के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और विभिन्न वाहकों से होते हुए अंत में कहाँ पर आएंगे, इस ऑक्सीजन पर आएंगे, जो आगे जाकर किस में कन्वर्ट होगा, जल में। या आप कह सकते हैं कि मतलब ऑक्सीजन पर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स और फिर प्रोटॉन बीच के साथ क्रिया करेगा या ऐड हो जाएगा और जल बन जाएगा। अब देखिए आगे एक बात और जो महत्वपूर्ण बात है कि इलेक्ट्रॉनों के इस प्रकार ट्रेवल करने से ATP नहीं बनती है भी। ये तो अपनों ने पढ़ा है सिर्फ कि जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा का उपयोग ATP बनाने में होता है। ये सिर्फ मतलब सिंपल वे में बताने के लिए होता है। जब अपने डिटेल में जाते हैं ना तो कुछ बातें और ऐड हो जाती है। तो पहली बात तो कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल से ATP नहीं बनती है। हाँ, रोल जरूर है ATP बनाने में, इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है ना उसकी भूमिका जरूर है। ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बिना ही ATP बन जाएगी, ऐसा नहीं है। ATP बनाने में इलेक्ट्रॉन्स का जो स्थानांतरण है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक, लेकिन ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ATP बनेगी, ऐसा नहीं है। तो होगा क्या, वो देखिए। देखिए जब इलेक्ट्रॉन इस तरह इस मेम्ब्रेन पर आगे बढ़ते हैं या इस मेम्ब्रेन के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जो घटक है वो इस मेम्ब्रेन में अंतःस्थापित है, कुछ घटक इस मेम्ब्रेन में अंतःस्थापित है, कुछ घटक परिधि पर मिल रहे हैं यानी सतह पर मिल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि साइटोक्रोम C परिधीय प्रोटीन है, याद होगा मैंने आपको बताया था। ठीक, पिछला वीडियो या उससे पिछला वीडियो देख लेना कि 5 साइटोक्रोम थे, साइटोक्रोम B, C1, C, A, A3। 5 में से 4 तो अंतर्वेशी प्रोटीन है। ठीक, और जो साइटोक्रोम C है ना वो कैसी प्रोटीन है, परिधीय। डायग्राम से भी पता चल रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना इसकी सतह पर मिल रही है, तो इसको सतही प्रोटीन भी कह सकते हैं, परिधीय प्रोटीन भी कहते हैं। और बाकी प्रोटीन, ये जो बाकी प्रोटीन है ये इस झिल्ली में अंतःस्थापित है, तो इनको कहते हैं अंतर्वेशी प्रोटीन। और ये परिधीय प्रोटीन जो सतह पर है या परिधि की ओर है। ठीक, देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न वाहकों से होते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक, चूंकि ये जो वाहक है वो झिल्ली से संबंधित है, झिल्ली में अंतःस्थापित है या झिल्ली की सतह पर है, तो इस कारण झिल्ली में एक आवेश असंतुलन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, झिल्ली में एक आवेश असंतुलन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज ट्रेवल करेगा तो इस झिल्ली में या झिल्ली पर एक आवेश असंतुलन उत्पन्न होगा, क्योंकि केवल नेगेटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है। और फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसके प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक, जो प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ फेंके जाएंगे, यानी प्रोटॉन पंपिंग होंगी, प्रोटॉन पंपिंग, प्रोटॉन पंप किए जाएंगे। मैट्रिक्स से प्रोटॉन कहाँ पर पंप किए जाएंगे, कहाँ पर फेंके जाएंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रेवल करेंगे और अंत में ऑक्सीजन पर आएंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल से या इलेक्ट्रॉन्स के स्थानांतरण से जो आवेश असंतुलन उत्पन्न होगा उसको संतुलित करने के लिए प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ फेंके जाएंगे। ठीक, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे यहाँ वाले प्रोटॉन इधर फेंके जाएंगे, एक बात। दूसरी बात, जो थोड़े बहुत प्रोटॉन्स मैट्रिक्स में बच जाएंगे उनका उपयोग किन के निर्माण में होगा, जल के निर्माण में होगा। ठीक,
अब इन दोनों बातों से क्या होगा? दोनों बातें कौन सी? पहली बात, जो यहां पर प्रोटॉन्स है इन्हें झिल्ली की इस पार फेंका जाएगा, यानी मैट्रिक्स की और जो प्रोटॉन्स है, मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन्स हैं उन्हें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर फेंका जाएगा, एक बात। दूसरी बात, थोड़े बहुत जो प्रोटॉन्स बचे हुए हैं वो जल के निर्माण में काम आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स उसमें तुलनात्मक रूप से प्रोटॉन्स की कमी हो जाएगी। मैट्रिक्स में तुलनात्मक रूप से प्रोटॉन्स की क्या हो जाएगी? कमी। तो मैंने कमी शो कर दी अभी, यहाँ से जो प्रोटॉन है वो गायब कर दिए, क्योंकि जो भी प्रोटॉन्स थे वो इधर आगे, कुछ बचे हुए जो थे उन्होंने जल के निर्माण में भाग ले लिया है। तो मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स की सांद्रता क्या होगी? कम। और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन की सांद्रता बढ़ गई, यानी यहाँ पर प्रोटॉन की सांद्रता, प्रोटॉन सांद्रता बढ़ गई है और यहाँ पर प्रोटॉन सांद्रता घट गई है। मैट्रिक्स में प्रोटॉन सांद्रता कम है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटॉन सांद्रता ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं प्रोटॉन प्रवणता। क्या कहेंगे? प्रोटॉन प्रवणता। प्रोटॉन प्रवणता का मतलब होता है प्रोटॉन की सांद्रता में अंतर। प्रोटॉन की सांद्रता में अंतर, इधर प्रोटॉन की सांद्रता कम है, इधर ज़्यादा है, तो ये उत्पन्न होगी प्रोटॉन प्रवणता, प्रोटॉन की सांद्रता में अंतर। अब देखिए, आपको ये भी पता है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु, कोई भी चाहे मतलब मॉलिक्यूल हो, उसकी क्या विशेषता होती है कि वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। अणु या जो आयन्स है, ये आपने पढ़ा है कि ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि प्रोटॉन की सांद्रता उच्च कहाँ पर हो गई है? यहाँ पर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। निम्न कहाँ पर हो गई है? मैट्रिक्स की ओर। तो अब क्या होगा? कुछ समय बाद में ये प्रोटॉन किधर जाने का प्रयास करेंगे? यहाँ से इधर, यानी मैट्रिक्स की ओर जाने का प्रयास करेंगे या वापस आने का प्रयास करेंगे, कुछ भी कह लो। ठीक, तो यहाँ पर प्रोटॉन की सांद्रता ज़्यादा हो गई, यहाँ पर कम है। तो कुछ समय बाद में यहाँ पर जो प्रोटॉन है, क्योंकि सांद्रता ज़्यादा है, तो ये अपनी कम सांद्रता की ओर जाने का प्रयास करेंगे। कम सांद्रता कहाँ पर है? यहाँ पर है। लेकिन मनमर्जी से जा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन आपको पता है कि आयन है, पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन है, और आयनों के लिए झिल्ली क्या होती है? अपारगम्य। क्या होती है? अपारगम्य। आयनों के लिए क्या होती है? झिल्ली अपारगम्य होती है। ठीक, आयनों के लिए झिल्ली होगी अपारगम्य। यानी कहने का मतलब है कि जो प्रोटॉन्स है ना, इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अभी आपने पढ़ाई है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बढ़ाई है मैंने। तो जो प्रोटॉन है वो इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को इस तरह क्रॉस करके मैट्रिक्स की ओर नहीं आ सकते। ठीक, क्योंकि आयनों के लिए जो झिल्ली है या जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो अपारगम्य होती है, प्रतिरोधी होती है। ठीक, तो फिर ये आएंगे कैसे? यहाँ से, यानी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से ये मैट्रिक्स की ओर आएंगे कैसे? तो इन्हें रास्ता कौन देगा? तो वो है ऑक्सीसोम। ये काम कौन करेगा? ऑक्सीसोम करेगा। ठीक, यानी ऑक्सीसोम एक चैनल की भांति काम करेगा, एक रास्ते की भांति काम करेगा। इन प्रोटॉन्स को यहाँ से यहाँ पर आने का रास्ता देगा। यानी प्रोटॉन्स कहाँ पर है? माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की ओर ज़्यादा है और यहाँ पर सांद्रता कम हो गई है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स है वो इधर आने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आपको पता ही मूवमेंट होती है। तो इन्हें यहाँ से, इस स्पेस से मैट्रिक्स की ओर आने के लिए रास्ता कौन देगा या चैनल की भांति कौन काम करेगा? ऑक्सीसोम, जो मैंने आपको बताया था। ठीक, अब प्रोटॉन्स क्या है? इस के माध्यम से, इस ऑक्सीसोम के माध्यम से जो एक रास्ते या चैनल की भांति काम कर रहा है, इसके माध्यम से इस स्पेस से, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से कहाँ पर आ जाएंगे? मैट्रिक्स में आ जाएंगे, मूव करेंगे प्रोटॉन्स। इस तरह दिखा भी रखा है ना मैंने। इस तरह जब प्रोटॉन्स इस तरह मूव करेंगे तो जो अपना F1 है, जो किसकी भांति काम कर रहा है? एटीपेज की भांति काम कर रहा है, इसके विन्यास में चेंज आएगा।
इसकी संरचना में परिवर्तन आ जाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक, और जब ये एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो एफ है ना वो किसकी भांति काम कर रहा है, एक एंजाइम की भांति काम कर रहा है एटीपेज। जब ये एक्टिव होगा तो ये इन दोनों को जोड़ देगा या इन दोनों के मध्य जो भी रिएक्शन होनी है उसको कैटालाइज करेगा। तो जब इन दोनों के मध्य रिएक्शन होगी तो ये दोनों जुड़कर क्या बनाएंगे, एटीपी बना लेंगे। ठीक, ये बात होगी। अब नॉर्मली क्या है, नॉर्मली आपको बता रहा हूँ कि 3 प्रोटॉन्स जब इधर आते हैं ना तो एक एटीपी बनती है। दिखा रखा है ना 3H पॉजिटिव 3H पॉजिटिव और यहाँ पर एक एटीपी बना दी। तो नॉर्मली ये मतलब बैलेंस करते हैं अपने इस पूरी प्रक्रिया को कि एटीपी कितनी बनती है, कितनी बन सकती है। तो 3 प्रोटॉन इधर आएंगे तो एटीपी बनती है। ठीक, अब देखिए आगे, यहां पर देखिए सक्सिनेट फ्यूमरेट है। सक्सिनेट का ऑक्सीकरण हुआ, क्या बना, फ्यूमरेट बना। ठीक, और ऑक्सीकरण के समय क्या निकले, क्या रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। जब सक्सिनेट का ऑक्सीकरण हुआ तो फ्यूमरेट बना है और सक्सिनेट से क्या रिलीज हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन ग्रहण करता है, एफएडी, और बाद में आयरन सल्फर प्रोटीन, और बाद में ये ग्रहण करेगा कोएंजाइम क्यू, इधर से प्रोटॉन भी ले लेगा ये। ठीक, तो आयरन सल्फर प्रोटीन है ना, उस पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इससे इस पर आए, इससे इस पर आए, इससे यहाँ पर आएंगे, साथ में प्रोटॉन आ जाएंगे। तो ये जो ऑक्सीकृत रूप है ये किस में आ जाएगा, अपचित रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कोएंजाइम क्यू, ऑक्सीकृत कोएंजाइम क्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपचित कोएंजाइम क्यू में। ठीक है, वही प्रक्रिया जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सोर्स अलग हो गया है। यहाँ पर तो था NADH, यहाँ पर है सक्सिनेट, फिर वही बात इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे। ठीक, बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।